अरे कोनिचिवा मीना-san। चैप्टर 81 नो टाइम टू रेस्ट। चैप्टर की शुरुआत में हम देखें तो हमारी सारी टीम के काइजू बने हुए गिल्टा पर बैठी है। ये लोग आसमान से ट्रैश बिन से निकल कर नीचे आ चुके हैं और नीचे लैंड करते वक्त बड़े से पिलर को टकरा जाते हैं, फिर जमीन पर गिर जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि गिल्टा का पूरा सर कचरे के बीच में घुस चुका है। अगले ही पल गिल्टा इस कचरे से अपना सर निकाल लेती है, जोर से खांसते हुए कहती है यक यक कितना गंदा है। आपके पीठ पर बैठी हुई हमारी सारी टीम बिकआउट हो जाती है और मास्क चेक करने लग जाती है। हमारे मास्क कहाँ पर है? सभी जल्दी से अपने मास्क पहन लेते हैं। इस इमेज में हम देखें कचरे के ढेर पर यहाँ पर गिल्टा बैठी हुई है, तो उसी पर हमारी सारी टीम करते हुए लेट चुकी है। इसलिए इतनी देर तक इतने फाइट कर रहे हैं, बेचारे थक चुके हैं। मास्क की ये लोग नो मैन लैंड पर लैंड कर चुके हैं। यहाँ पर सांस लेना तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये लोग इतने जल्दी से मास्क लगा रहे थे। अब यहाँ पर ब्रो कहता है, यो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई नो मैन लैंड है, पर मैं प्रीटी श्योर हूँ लोग उस ट्रैश बिन से निकल इस पोल्यूटेड जोन में आराम कर रहे हैं। तो इंजन यहाँ पर थका हुआ देखो देखने के लिए देखा जाए हम लोग पेंटा नो मैन लैंड के घर के रास्ते से हैं, लोग बिना रुके वही जा रहे हैं। भले ही यहाँ पर ये पड़ा हुआ कचरा क्यों ना हो, इस पॉइंट पर किसी लग्जरी बेड से कम नहीं है। मतलब देखा जाए तो इंजन तो पूरा थक गया था, बस आराम करना था। इसके लिए उसे बेड की जरूरत नहीं, ऐसे ही कचरे पर सो जाएगा। भाई लोग बस मुझे आराम करने दो, ऐसा ही कहना चाहता है इंजन। इन दोनों की बातें सुनकर ये दर्द पेंटा के बारे में सोचता है। आगे कहता है, मुझे थोड़ा सोचने दो। मुझे पूछा था, उसने मुझे स्पेयर को टेक डाउन करने की ऑफर की थी। उसने ये कहा था मैं उसके छोटे से गेम में एक दोस्त हूँ। उसने अपने बॉर्डर पर जाने के एक्सपेरिमेंट में सभी को घसीट लिया। हम लोग एक बड़े से ट्रैश बिन के अंदर फंसे हुए थे। इस बड़े से ट्रैश बिन से निकलते वक्त हमारे हाथ में क्या आया? ये वॉचमैन सीरीज। रूडो अमू के शूज को अपने हाथों में लेकर ये सारी बातें कहता है। वॉचमैन सीरीज के बारे में फिर से सोचता है। ऑडली रेक्तो ने उसे दिए हुए ग्लव्स, अमू के शूज, उसकी आंखें धुंधली होने लग जाती है, जैसे कि वो बहुत थक गया है, उसे नींद आ रही है। रूडो कचरे पर लेटे हुए कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कुछ स्वीट खाना है। तभी इनके यहाँ पर गाड़ी आ जाती है। गिल्टा अपने डायनासोर वाले कान उठाती है और उस तरफ देख रूडो जो कि थक गया था वैसे ही लेटे लेटे हुई गाड़ियों की तरफ देखता है। यहाँ पर हम देखे तो क्लीनर्स की गाड़ी टीम को लेने आ चुकी है और इनके आगे हमें दिखाया जाता है डेलमन को, जो कि पूरे रेत से हिलाते हुए कहता है, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत चिंता कर रहे थे। इसे तो इस आवाज के प्रेशर को झेल नहीं पाता, वो अपने आप को संभलते हुए कहता है, ये प्रेशर कम करो। थोड़ी देर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सपोर्टर हमारी टीम को चेक कर रहे थे। उन्हें पूछा जाता है क्या कोई सीरियसली इंजर्ड है, तो इन्हें बताया जाता है झानका कि सीरियसली इंजर्ड हुआ है। यू भी तो कहता है, मैं ठीक हूँ, पहले झानका को देखो। ग्रीस रूदो की तरफ आता है। रूदो एक तरह से इमोशनल होकर ही ग्रीस की तरफ देख रहा था। ग्रीस भी इमोशनल होकर फिर वरीड तरीके से की तरफ देखे जा रहा था। उसे कहता है, खुश हूँ कि तुम ठीक हो। ये सुनकर रूदो एक तरह से इमोशन से ओवरवेल्म हो जाता और अगले ही पल वो बेहोश हो जाता है। ऐसे ही मम्बल करता है, मेरे भाई। यहाँ ग्रीस कंफ्यूज हो जाता है, मेरे भाई। यहाँ पर रूदो का इनर मोनोलॉग चलता है जहाँ ये कह रहा था, मैं यहाँ पर तक सोच रहा था अब तक मेरे ब्लड का शुगर ना बढ़ जाए, पर फिलहाल इस मोमेंट पर बस आराम करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम देखे तो एल्शा नेजिको को चेक करती है। ग्रीस फॉलोटो में रूदो को अटेंड कर रहे थे, उन्हें उसकी चिंता हो रही थी। इंजिन और रियो गाड़ी में बैठ रहे हैं। थोड़े टाइम जाने के बाद टीम अपने आप में बातें करने लग जाती है, जहाँ पर टाइम से कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हमें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, पर हमें ये कैसे पता होता कि ये रेडर्स स्पेयर पर जाने के लिए इतना बड़ा ट्रैश बिन बना रहे हैं। तो इधर डेलमन गुस्से से चिल्लाने लग जाता है, ये हरामी रेडर्स ने उनके बारे में सुना है तो कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पर ये ट्रैश बिन वाली चीज कर क्लीनर्स के साथ वॉर छेड़ दी है। टाइम से यहाँ पर शांति से कहता है, पर आखिर में यहाँ पर सवाल यह है, कोई आदमी ट्रैश बिन कैसे बना सकता है और उन्होंने और कितने ट्रैश बिन बनाए होंगे। तो यहाँ पर एक्साइड होकर क्या कहती है, मैं जानती हूँ। गिल्टा यहाँ पर कहती है, मैंने उसे कहते हुए सुना था कि वो अपनी एक वॉचमैन सीरीज बना रहा है, पर वो वॉचमैन सीरीज काम नहीं कर गई। उसने कहा जो डिफेक्टिव वॉचमैन सीरीज उसने बनाई उससे नकली ट्रैश बिन बनते हैं। तो मैं अब तक ये सोच रही थी ऑडली ने असली वॉचमैन सीरीज के किसी पीस बिन को बनाया है, ऐसा नहीं है। ये जॉडली का फेल एक्सपेरिमेंट से उसने ट्रैश बिन बनाए हैं। अब आगे गिल्टा कहती है, मैं बस थोड़ी कंफ्यूज हूँ, वॉचमैन सीरीज को क्यों कलेक्ट कर रहा है? क्या ये सीरीज पूरी करके अपने कोई विश पूरा करेगा? तो इस साइड में हम ब्रो को देखे थोड़ा सा ऑन गार्ड आ जाता है। गिल्टा तुम अपनी स्किन दिखा रही हो, ऑब्वियसली चाइल्ड टीम के लिए ब्रो तो उनके फादर जैसा, तो वो तो उन लोगों की चिंता जरूर करेगा। पर गिल्टा का तो उसकी बातों पर ध्यान नहीं था। वो आगे कहती है, मैं विश करती हूँ अगर मैं टाइम में वापस जा पाती तो मैं उस लकड़ी ट्रैश बिन के साथ जरूर फाइट करती। तो ये सारी बातें सुनकर टैप से सीरियसली होकर सोचता है द वॉचमैन सीरीज, और थोड़ी देर बाद वो कहता है, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, फिलहाल हमें उन रेडर्स के हर एक मूव पर नजर रखनी होगी, वो जो भी करने वाले हैं काम को फेल करना होगा। इधर हमें जॉडली की तरफ का सीन दिखाया जाता है। जॉडली सीरियसली कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। बातें जॉडली बॉन्ड से कह रहा था, तो बॉन्ड यहाँ पर सीरियसली कहता है, हम लोग ट्रैश बिन को हार गए, अरे न्यू भी रेडर्स को हार गए और इस वॉचमैन सीरीज वाले पीस को हार गए। तो यहाँ जॉडली कहता है, देखो यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये है, क्या कोई बॉर्डर को जिंदा क्रॉस कर सकता है और वो सब्जेक्ट भी जिंदा टाउन पर रिटर्न आ सकता है, भी सही सलामत। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सुनकर बॉन्डर्स
झॉडली की बातों पर कंसंट्रेट करते हुए निचिन को हाथ लगा के बैठ जाता है और झॉडली से कहता है, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए मुझे माफ कर देना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस टाइप के आदमी हो जो अपने प्लान पर डटे रहता है और ये वह कहता है जो कोई भी मेरे रास्ते के बीच में आएगा उसे खत्म कर दूंगा। कुछ इस टाइप के हो। यहाँ पर कहता है, इस एक्सपेरिमेंट प्रोसेस में जो बीच में इम्प्योरिटीज आई थी उससे मुझे लेसन लर्न करने के लिए मिला है। बॉन्डस यहाँ पर काफी फनी सा क्यूरियस चेहरा बनाते हुए कहता है, वो दिमाग में सोचता है, तो ये सच में उन लोगों को किसी गिनी पिग की तरह देख रहा था। इन क्लीनर्स के साथ तो बुरा ही हुआ। झॉडली आगे कहता है, मैंने इसे ये सिखा, आज तक नकली ट्रैश बीस की बात है, एक असली ट्रैश बीस हमारे बॉर्डर के जर्नी के लिए रेडी किया है। हम लोगों को बस हमारे स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर कोने पर खड़ी हुई पोर्टल वाली लड़की असली झॉडली को कहती है, फू के बारे में नहीं जानती, नॉर्डे ने बहुत हिम्मत दिखाई है। हाँ, उस लड़की ने बहुत मेहनत की है, भूलना मत उसे झॉडली। मुझे क्यों उस नॉर्डे के लिए बुरा लग रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। झॉडली याद करता है कि कैसे वो पहली बार अमेजो से मिला था और वो दिमाग में सोचता है कि मैंने पास के टाइम में एक्सपेरिमेंट के जो बीज बोए थे वो काफी ब्यूटीफुली खिलने लग गए हैं। झॉडली कहता है कि वो बढ़िया स्पेसिमन वॉरियर है। हरामी झॉडली ने उस अमेजो को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बस यूज किया है। अब हम देखें तो झॉडली अपने कोट में हाथ डालकर किसी चीज को ढूंढ रहा था और बॉन्डस से कहता है, बॉन्डस कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा प्रमोशन हो चुका है, ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड। इस चीज को अपने हाथ में लेता है। इस चीज के नीचे लिखा हुआ था अंडरटेकर कैनी सैरबेरिक। कोई एक फिगरिंग थी और हम देखे कि फिगर का चेहरा हुआ है कि हाथ में एक शवल दिखाई दे रहा है। इस फिगरिंग को बॉन्डस खुश होकर देखे जा रहा था और वो खुशी से कहता है, यस, कब से इसे ढूंढे जा रहा था। इसे देखकर पोर्टल वाली लड़की सोचती है, क्या ये कोई एंटीक है। अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं। चलते चलते झॉडली कहता है, आगे एक्सपेक्ट करता हूँ तुम अपने पावर को के लिए आगे जाकर अच्छा इस्तेमाल करोगे। और बॉन्डस भी खुशी से कहता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो यहाँ पर एक तरह से बॉव करते हुए से कहता है, फ्रंटलाइन रेडर्स की स्टार टीम, इन लोगों में आप मुझे इंक्लूड कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग ये देखें तो बॉन्डस के पीछे अलग अलग रेडर्स के शैडो दिखाए जाते हैं। इन शैडो से इतना तो समझ में आ रहा है फ्रंट टीम में यहाँ पर जावर है, ये मैनहोल वाली लड़की, बहुत सारे और फिगर जो कि क्लियर नहीं है, और ये कौन है, क्यों लग रहा है इसे कोई देखा है। तो हम बॉन्डस की तरफ आते हैं। बॉन्डस अपनी बात कंटिन्यू करता है और कहता है, तो फ्रंट लाइन के नया मेंबर होने के तौर पर आप मेरे लिए पहली ऑर्डर क्या देंगे। तो बॉन्डस की बात सुनकर झॉडली कहता है, चोकर्स। मेरे अब तक के एक्सपेरिमेंट ने ये कंफर्म कर दिया है इन चोकर्स को किसी गिवर ने बनाया है और उसके पास इतनी पावर है कि वो इस चोकर से ग्राउंड को डिसमिनेट कर सकता है। और यहाँ पर कहना चाहते हैं कि ये चोकर बनाने वाले गिवर की पावर रेंज इतनी है, ग्राउंड के किसी भी कोने कहीं से भी चोकर का इस्तेमाल किया जा सकता है, मतलब इसकी ब्रॉडकास्टिंग की पावर इतनी है। ये कहता है एक्सट्रीम पावर की यही वजह होगी, इस गिवर के पास सीरीज वाला कोई पार्ट होगा। तो ये सुनकर बॉन्डस मर्क करते हुए को देखकर कहता है, हे तो तुम चाहते हो चोकर बनाने वाले गिवर को ढूंढो, है ना? ये तो कितना बढ़िया असाइनमेंट है। बॉन्डस आगे पूछता है, पर तुम अगर दुश्मन सीरीज के सारे पार्ट कलेक्ट कर रहे हो, तुमने उन शूज को क्यों जाने दिया? मतलब वो ऑलरेडी शूज तुम्हें मिल गए थे ना, क्लीनर्स को इसे ले जाने क्यों दिया? तो झॉडली अपनी सीरियस टोन में ही कहता है, क्लीनर्स के पास ये शूज हो गए, ये बढ़िया बात है। जब तक हम लोगों को पता है कि वो शूज कहाँ पर है, तब तक हम लोग जब चाहे उसे चुरा कर ले जा सकते हैं। आफ्टर ऑल हम लोग रेडर्स है। तीसरी जगह पर हम देखें कि एक नोमैन लैंड पर के ढेर में एक बड़े से गद्दे पर अमेजो गिरी हुई है, उसका कोम वहाँ पर टूट चुका है और उसे वहाँ से लेने के लिए ह्यो आ चुकी है। लोगों को तो याद ही होगा इस जीनियस लड़की के कैपेसिटी को देखकर इजिको ने तो अपना पूरा करियर बदल दिया। पर ह्यो इन रेडर्स के साथ क्या कर रही है वो तो हमें आगे जाकर पता चल जाएगा। हमें अगली इमेज में दिखाया जाता है कोई सामुराई वॉरियर टाइप ऑफिसर्स फिगर्स को हमें दिखाया जाता है और इन इमेज के बैकग्राउंड में झॉडली कह रहा था, रेडर्स ग्राउंड के हर एक कोने पर रेड करेंगे, वॉचमैन सीरीज का हर एक पार्ट और उसकी एनॉर्मस एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, फिर लक्स पेयर पर जाएंगे। इस इमेज में हम देखें तो गाड़ी में बैठकर रूदो क्वार्टर की तरफ जा रहा है। ये चैप्टर यही खत्म। चैप्टर 82 रेस्ट। चैप्टर की शुरुआत में हमें टाउन वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नहर के पुल के ऊपर से हर एक क्लीनर्स की गाड़ी जा रही थी और इस पुल के कॉर्नर से जब इनकी गाड़ी जा रही थी तभी इस कॉर्नर पर एक आदमी उन लोगों पर ध्यान देकर खड़ा था। इस गाड़ी को पास आते ही वो स्मार्ट करता है, चिल्लाते हुए गाड़ी के सामने आ जाता है। क्लीनर्स टाइम रहते ही गाड़ी को लगा देते हैं। हाँ, हम देखे तो इस गाड़ी के सामने लोग आकर अपने आप ही गिर जाते हैं, लाने लगते हैं मेरा हाथ तो पूरी तरह से टूट गया है। हे तुम सुनो, कोई ऐसा गाड़ी चलाता है क्या? मैं इस सब के लिए मुझे पैसे देने होंगे। ये बात सुनकर गाड़ी की कांच करते हुए को दिखाया जाता है हमारी पूरी टीम पूरे किसी गुंडे हुलीगन की तरह ग्लासेस लगाकर पूरे गुस्से से ही इन दो बदमाश की तरफ देखते हैं। और इंजन यहाँ पर किसी गुंडे की तरह कहता है, एक डॉक्टर को जानता हूँ जो तुम्हारा दिमाग फिक्स कर देगा, एलिस क्लिनिक जो अगली टाउन में आता है। सभी गाड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए कहता है, चिंता मत करो, इसके बारे में मैं देख लूंगा। ये बदमाश आदमी शौक होकर को जाते हुए देखता है। हमें आगे दिखाया जाता है ये लोग पुल से जा रहे हैं। कार के अंदर तो सनग्लासेस निकालते हुए पूछता है, सनग्लासेस क्यों पहना है हमें? तो रूदो की बातों पर तो इनका ध्यान नहीं था। यहाँ दिल मन इंजन पर चिल्लाता है, इंजन
तुम्हें ग्रीस की तरह कार चलाना सीखना चाहिए, उन लोगों जैसी कोई दिक्कत ही नहीं आती। कैजुअली कहता है तुम भी जानते हो कि जब ग्रीस गाड़ी चलाता है सभी लोगों को नींद आने लग जाती है। जब पिछले चैप्टर में ग्रीस इन लोगों को लेकर जा रहा था तभी सारे लोग गाड़ी में सो गए। तब बेचारे वो इतना थक गए थे, इसकी ड्राइविंग इतनी स्मूथ थी, लोगों को तो नींद ही लग गई। इस बात को याद करके फॉलो भी कहता है हाँ अगर रूदो को छोड़ दे तो सभी लोग एकदम से सो गए। इंजन भी कहता है मैं भी सरप्राइज हूँ, तुम इतना थकने के बाद भी करते वक्त सोते कैसे नहीं हो। रूदो कहता है हाँ ठीक है, और ये सनग्लासेस क्यों? तो यह डेलमन कहता है कोई बात नहीं। इंजन से कहता है तुम इतना लाउड म्यूजिक क्यों लगाते हो? इंजन कहता है हाँ मुझे ये पसंद है, ऐसा लगता है इससे मुझे किसी की याद आती है। डेलमन कहता है सीरियसली इस आवाज को कम कर दो। वाह, आवाज कम करने के बाद डेलमन तुम कर रहे हो? तो रूदो के सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा था। समझ में आते ही रूदो पाउट करता है ओके मैं समझ गया, तुम लोग मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देने वाले। अब हमें क्लीनर्स के हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है। हेडक्वार्टर के अंदर का हम सीन देखे जहाँ पर इस कॉरिडोर से जिन डेलमन और रूदो रूम की तरफ बढ़ रहा है। रूदो आगे बढ़ रहा था तभी उसके कोने से ही हंसते हुए ही अगस्त उसके पास आता है। रूदो को कहता है प्लेन कपड़े पर अच्छे लग रहे हैं। तो उसको ध्यान नहीं देता और हमारी सारी टीम आगे बढ़ जाती है। मैंने फिगर आउट कर लिया ऐसे कपड़े पसंद है तो तुम्हें सूट करते हैं, और तुमने जो अभी ये कपड़े पहने हैं कोलोसो ब्रांड के हैं। अगस्त आगे कहता है इस नाम का मतलब क्या है? अगर ये तुम्हें जानना है तो तुम्हें ये उसी से ही पूछना होगा जिसने इस ब्रांड को नाम दिया है, और ऑफ कोर्स वो तो मैं ही हूँ। रूदो का अगस्त पर ध्यान नहीं था, आगे बढ़ रहा था तो अगस्त सीधे ऐसे जमीन पर लेट जाता है और अपनी बातें कंटिन्यू करता है। एनीवे तुम्हारे जो स्पेयर के कपड़े हैं इसी थिक मटेरियल से बने हुए हैं, क्या स्पेयर पर इतनी ठंड होती है या फिर ग्राउंड पर इतनी ज्यादा गर्मी है? तो उसका तो ध्यान नहीं था, वो आगे बढ़ जाता है के पीछे डेलमन जाता है और इंजन नीचे गिरे हुए अगस्त को देख रहा था। कहता है देखो इस रूदो को, क्लीनर के साथ घर पर आया है, वो मुझे बाकी लोगों की तरह ही इग्नोर किए जा रहा है। इंजन पूछता है तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? उसका कहता है नहीं मैं तो खुश हूँ। तो इंजन मुड़कर रूदो की तरफ देख सॉरी मुझे लगता है तो अभी काफी नर्वस है, वजह से उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया। देखे रूदो एक बैग लेकर दरवाजे के सामने खड़ा है और वो काफी देर तक उस दरवाजे के सामने ही खड़ा था। इंजन यहाँ पर कहता है इसने कहा था कि इसे इस सब की आदत नहीं है, मेरा मतलब है इसे इंजर्ड इंसान को ऐसे मिलने जाना। अब हमें कुछ टाइम पहले का थोड़ा सीन दिखाया जाता है। हम देखिए इंजन क्यूरियसली पूछता है फ्लावर्स? तो रूदो आगे कहता है जब हम किसी इंजर्ड इंसान को मिलने जाते हैं तब उसके लिए हम लोग फ्लावर्स लेकर जाते हैं, तुम लोग ऐसा नहीं करते क्या? मैंने ग्रीस के टाइम पर भी देखा था कि उसके यहाँ पर भी किसी ने फ्लावर्स नहीं दिए, मैं बस क्यूरियस हूँ इसलिए पूछा। तो इंजन भी कहता है तो तुम्हारे यहाँ स्पेयर पर अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो उसे कवर होने के लिए फ्लावर्स देते हैं, कितना बढ़िया है। तो पीछे से डेलमन आता है, वो कहता है ग्राउंड पर फ्लावर्स काफी रेयर और वैल्यूएबल होते हैं, उन फ्लावर्स को ग्रो करना और खरीदना इतना आसान नहीं है यहाँ पर। तो डेलमन को अचानक पीछे से आता देख तो थोड़ा सा चौंक जाता है। तो डेलमन की बातें सुनकर वो कहता है ओ राइट, तुमने अपने फ्लावर्स को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी है ना डेलमन? वो दिमाग में सोचता है ये सब उसने अपने वाइफ के लिए किया था जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अच्छा आप लोगों को तो ये डेलमन की छोटी स्टोरी याद ही होगी, वो वाले आर्क में हमने देखा था कि कैसे डेलमन ने अपने वाइफ का एक खुश चेहरा देखने के लिए फ्लावर को ग्रो करने की कितनी मेहनत की थी, बेचारी अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की तरफ आते हैं, डेलमन कहता है सॉरी पर मैं तुम्हें मेरे फ्लावर्स नहीं देने वाला। तो यार रूदो पैनिक होकर सोचने लग जाता है ओ नो, ऐसा लग रहा है मैं इन लोगों पर पैर की नॉर्मल बातों को इन लोगों से जबरदस्ती करवा रहा हूँ। और वो माफी मांगते हुए कहता है कोई बात नहीं, माफ करना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो डेलमन काफी जोकर ही चिल्लाता है किसी इंजर्ड को फ्लावर्स देना ये कितना वंडरफुल है, हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ डेलमन से फिर से चौंक जाता है। डेलमन यहाँ आगे कहता है तो हम असली फ्लावर तो नहीं दे सकते, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ से हम नकली फ्लावर्स ला सकते हैं, चलो हम सब जाकर इसे खरीदते हैं। ये कहता है हाँ ठीक है चलो हम सभी जाते हैं। वैसे भी हम लोग बाहर जाकर डॉक्टर एली से कुछ मेडिसिन लाने वाले थे, वैसे ही बाहर जाते जाते लोग ये गिफ्ट भी ले लेंगे। तो इन लोगों की ये सारी बातें सुनकर रूदो एक तरह से इमोशनली सभी को देखता है, मतलब ऑब्वियसली तो स्पेयर से आता है, भी सारे क्लीनर्स अपना मानते हैं, के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, बात उसके दिल को छू गई है। अब हम करंट टाइम पर आते हैं। इस बैग में रूदो इन नकली फ्लावर्स को लेकर दरवाजे के सामने खड़ा था और वो अपने आप से मम्बल करते हुए कहता है क्या जानका इतना सीरियसली इंजर्ड हुआ है? इंजन रूदो के पास आता है, रूदो कहता है जाबर के पॉइजन की वजह से तो बेड पर ही लेटा हुआ है, ऐसा ही है ना? इंजन कहता है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ तक कि एल्शा भी अपने पावर से अंदर का जाबर वाला पॉइजन निकाल नहीं पाई। हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते कि उस जाबर ने कौन सा पॉइजन यूज किया है या फिर उसने कौन से पॉइजन को ऐसा मिक्सअप कर दिया है, शायद उसे भी नहीं पता कि उसने इस पॉइजन को खुद कैसे बनाया होगा। एनीवे एल्शा ने कहा इस टॉक्सिन को आइडेंटिफाई करना काफी मुश्किल है। पोलो कहता है यहाँ गुड न्यूज ये है इस पॉइजन से नेजुको के जान को कोई धोखा नहीं है, कितना डरावना है कि उसे पॉइजन किया गया है पर वो उससे मर नहीं सकता, पर वो हमारी टीम का एक अकेला ही बंदा है जिसकी काफी बुरी पिटाई हुई है। जानका के सेल्फ कॉन्फिडेंस को के बाद आगे जाकर बहुत हर्ट करने वाली है। ये सारी बातें सुनकर
तो अपने दिमाग में सोचता है शायद मुझे इस विजिट को ऑकवर्ड नहीं बनाना चाहिए। रूदो को बहुत देर तक सोचता देख पूछता है तुम अभी फिलहाल क्या सोचे जा रहे हो। रूदो और फोलो इंजिन की तरफ देखते हैं। हमें दिखाया जाता है इंजिन दोनों को बिना बताए नेजुको के रूम का दरवाजा खोल देता है। इस बात से रूदो और फोलो दोनों भी पैनिक हो जाते हैं। तो कहता भी है जरा रुको, पर हम लोगों को यह दिखाया जाता है नेजुको अपने रूम में फैन लगाए बैठा हुआ था, मेडिटेट कर रहा था। उसने अपने स्टिक को अपने हाथ में ले रखा था। इस आधे खुले हुए दरवाजे से इंजिन, रूदो, फोलो नेजुको को देखते हैं। इंजिन दरवाजा बंद कर लेता है, उसे डिस्टर्ब नहीं करता। उसके दरवाजा बंद करते वक्त इंजिन कहता है स्लम्स में बड़ा ना हुआ हो, इंसान का भले ही स्लम्स में बड़ा ना हुआ हो या फिर जिंदगी जीते हुए उसे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ा हो, तो उसे इस बात का टेस्ट जरूर मिला है एनवायरमेंट में से नीचे होने का मतलब क्या होता है। इंजिन यहाँ पर कहना चाहता है कि नेजुको का बैकग्राउंड बाकियों की तरह कोई गरीब नहीं है, लोगों के स्ट्रगल के बारे में जरूर जानता है कि इस पावरफुल दुनिया में वो एक निचले लेवल पर आता है और यही एक उसकी लिमिट है। वो जानता है कि वो कितना नीचे है, पर फिर भी उसने अपने कमजोरी से फाइट की, अपने वापस रास्ते पर आया है। यहाँ हमें वो पास्ट वाला ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नेजुको वेल के नीचे बैठा हुआ था, अपने आप को साबित करने के लिए वो उस वेल से बाहर आ गया था। इंजिन आगे कहता है ये लड़का हमेशा खुद से लड़ते हुए आया है, उसे खुद को ब्रेक करने के लिए भी टाइम लगने वाला है और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो एक दिन अपने आप को कुछ ऐसा बनाएगा जो कि किसी जीनियस से भी ज्यादा बढ़कर होगा। हाँ, वो स्ट्रांग बनने वाला है। इंजिन काफी उम्मीद से ही खुश होकर नेजुको के बारे में बात करता है और इंजिन की बात सुनकर रूदो भी काफी मेस्मराइज होकर नेजुको के बारे में सोचता है। ये सारी बातें सुनकर वो भी कुछ मन में ठान लेता है। तभी इसी मोमेंट पर इंजिन का चौकर बजता है। ये सेमियो थी। इंजिन पूछता है क्या हुआ सेमियो? ये पूछे तुम अभी कहाँ पर हो? इंजिन कहता है इन्फर्मरी में हूँ, मैं यहाँ जानका को देखने आया था। तो सेमियो कहते हैं ये तो बढ़िया बात है। हमें सेमियो को दिखाया जाता है जो की काफी कैजुअली चेयर पर बैठे हुए इन लोगों को कहती है कि हमारे यहाँ पर कोई कैनवास टाउन से आया हुआ है। ये बच्ची जानका से माफी मांगना चाहती है क्योंकि उसने जानका पर गलत स्पेल कास्ट कर दिया था। तो हम देखे इस इमेज में रेमलिन है जो कि पैनिक होकर ही हंस रही थी। पीछे हम देखे मेयर को काफी गुस्सा था। जहाँ तक हम रेमलिन के पर्सनालिटी को जानते हैं, रेमलिन ने कुछ तो शरारत की है, इसीलिए मेयर शायद माफी मांगने के लिए इसके यहाँ पर लेकर आया है। तो ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक सायोनारा, बाय बाय।